स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने कला जगत और अपराध की दुनिया दोनों को ही जैसे हिला के रख दिया था। एक मशहूर पेंटर, एक खौफनाक कत्ल और उसके बाद एक ऐसी खामोशी जिसने अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं द साइलेंट पेशेंट की कहानी की। जैसा कि हमारे पास मौजूद एक विस्तृत हिंदी एक्सप्लेनेटर सोर्स में इसका क्या कहते हैं, विश्लेषण किया गया है। सोचिए, लंदन की जानी मानी चित्रकार एलिशिया बेरेंसन। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी मतलब एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी लगती थी। शोहरत, एक शानदार घर और एक प्यार करने वाला पति गैब्रियल जो खुद एक कामयाब फैशन फोटोग्राफर था। एक परफेक्ट जोड़ी है ना, एक परफेक्ट जिंदगी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ये परफेक्ट तस्वीर हमेशा हमेशा कायम नहीं रहती। एक रात अचानक सब बदल गया। देर रात पुलिस को एलिशिया के घर बुलाया गया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। गैब्रियल बेरेंसन अपने स्टूडियो में कुर्सी से बंधा हुआ था, चेहरे पर कई गोलियों के निशान, खून से लथपथ, और पास ही खड़ी थी एलिशिया, हाथ में बंदूक थामे। लेकिन सबसे अजीब बात, उस पल से लेकर आगे के कई हफ्तों महीनों तक एलिशा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने पति की हत्या क्यों की या उस रात असल में क्या हुआ, इस पर उसने मुकम्मल खामोशी ओढ़ ली। वो बन गई मीडिया की नज़रों में द साइलेंट पेशेंट। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन है इस सोर्स के जरिए एलिशा की इस रहस्यमयी चुप्पी के पीछे के वजहों को समझना। आखिर क्या हुआ उस रात? एक कामयाब कलाकार जो अपनी भावनाओं को रंगों और कैनवस पर उतारती थी, वो अचानक पत्थर की मूरत क्यों बन गई? क्या ये गहरा सदमा था, अपराध बोध, या कुछ और? चलिए इस एक्सप्लेनर सोर्स की मदद से इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। एलिशा की गिरफ्तारी और उसके बाद जो मुकदमा चला, उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। हर कोई जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन एलिशा ने अदालत में, पुलिस पूछताछ में कहीं भी अपना मुंह नहीं खोला। सोर्स ये बताता है कि उसकी ये चुप्पी ही एक तरह से उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। उसे दोषी पाया गया, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण सजा काटने के लिए एक सुरक्षित मानसिक चिकित्सालय द ग्रोव भेज दिया गया। यहीं पर कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, थियो फाबर। थियो एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है जिसे जटिल और अनसुलझे मामलों में गहरी दिलचस्पी है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि थियो एलिशा के केस से शुरुआत से ही प्रभावित था, मतलब लगभग जुनूनी तौर पर। उसे यकीन था कि एलिसिया की चुप्पी तोड़ी जा सकती है, कि उसके अंदर कहीं वो राज दबा है जिसे दुनिया सुनना चाहती है। अच्छा, ये तो बड़ा जुनून जैसा लगता है। हाँ, और थियो सिर्फ दूर से दिलचस्पी नहीं रखता, वो एक बड़ा कदम उठाता है। जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, थियो जानबूझकर द ग्रोव में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और वहां साइकोथेरेपिस्ट बन जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो एलिसिया बेरेंसन का इलाज कर सके, उसके करीब जा सके। कमाल है। उसका इरादा साफ था, वो एलिसिया को बोलने पर मजबूर करेगा। वो उसके सेशंस लेना शुरू करता है, लेकिन एलिसिया की दीवारें बहुत ऊंची थीं। यह स्थिति अपने आप में काफी दिलचस्प है। एलिशिया की खामोशी एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है ना, बल्कि एक सक्रिय प्रतिरोध की तरह नजर आती है। सोर्स इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे उसकी चुप्पी उसके कहे गए किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रही थी। ये एक खाली कैनवस की तरह थी जिस पर हर कोई अपनी थ्योरीज पेंट कर रहा था मानो। और थियो का ये जुनून, क्या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल चैलेंज था जैसा वो दावा करता है, या जैसा सोर्स इशारा करता है, क्या इस आकर्षण के पीछे कोई व्यक्तिगत, कोई अनकही वजह छुपी हुई थी? ये सवाल शुरू से ही हवा में तैरता रहता है। बिल्कुल। और थियो एलिसिया को समझने की कोशिश में उसकी कला का सहारा लेता है। कत्ल के बाद और पूरी तरह खामोश हो जाने से पहले एलिशिया ने सिर्फ एक पेंटिंग बनाई थी। सोर्स के अनुसार इस पेंटिंग का शीर्षक था एल्सिस्टिस। एल्सिस्टिस। ये नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से आता है। रानी एल्सिस्टिस की कहानी, जिसने अपने पति राजा एडमेटस की जान बचाने के लिए खुद यमराज के पास जाने का फैसला किया था। ये पेंटिंग एलिसिया का आखिरी कलात्मक बयान था, उसकी चुप्पी से पहले का एक शब्दहीन संदेश। हाँ, कला यहाँ एक कुंजी की तरह काम करती है। देखिए, सोर्स अल्सिस्टिस मिथक के विश्लेषण पर काफी ध्यान देता है। ये सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं है, इसमें बेवफाई और भरोसे के सवाल भी छिपे हैं। एडमेटस को जिंदा रहने का मौका इसलिए मिला था क्योंकि मौत के देवता उसकी जगह किसी और की जान लेने को तैयार थे और उसके माँ बाप तक ने इनकार कर दिया था। सिर्फ अल्सिस्टिस तैयार हुई। तो सोर्स ये सवाल उठाता है, क्या एलिसिया इस पेंटिंग के जरिए खुद को एक शहीद की तरह पेश कर रही थी जिसने किसी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, या फिर ये एक गहरे विश्वासघात, शायद गैब्रियल के किसी धोखे की तरफ इशारा था?
जहां उसे लग रहा था कि उसे ही कीमत चुकानी पड़ रही है। थियो के लिए ये पेंटिंग एलिसिया के मन का नक्शा बन जाती है, जिसे वो समझने की कोशिश करता है। थियो अपने थेरेपी सेशंस में अलीसिया से बात करने की लगातार कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। तब वो दूसरा रास्ता अपनाता है, अलीसिया के अतीत को खंगालने का। वो उसके रिश्तेदारों, पुराने दोस्तों से मिलता है, और सोर्स हमें बताता है कि यहाँ से अलीसिया की जिंदगी की दुखद परतें खुलनी शुरू होती हैं। हमें पता चलता है कि जब अलीसिया छोटी थी, तब उसकी माँ की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। अलीसिया उस कार में थी और शायद अनजाने में उसने माँ का ध्यान भटकाया था। इस हादसे के बाद उसके पिता ने उसे कभी माफ नहीं किया। बचपन के घाव अक्सर ताउम्र साथ रहते हैं। सॉस इस बात पर काफी जोर देता है कि एलिसिया का अपने पिता के साथ रिश्ता कितना विषाक्त था। पिता उसे लगातार भावनात्मक रूप से नजरअंदाज करते थे, उसे एक बोझ समझते थे। ये अकेलापन, प्यार की कमी और अपराध बोध का बोझ, ये सब एलिसिया के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था। सॉस के नजरिए से देखें तो एलिसिया की बाहरी सफलता के नीचे एक बहुत ही नाजुक और घायल रूह छुपी थी। ये समझना जरूरी हो जाता है कि गैब्रियल शायद उसके लिए सिर्फ पति नहीं था, बल्कि वो भावनात्मक सहारा था जो उसे बचपन में कभी नहीं मिला। हाँ, और शायद इसीलिए गैब्रियल का धोखा उसके लिए इतना विनाशकारी साबित हुआ। थियो को धीरे धीरे पता चलता है, जैसा कि सॉस खुलासा करता है, कि एलिसिया को कत्ल वाली रात से कुछ समय पहले ये मालूम हो गया था कि उसका पति गैब्रियल उसे धोखा दे रहा है। अच्छा। उसका अफेयर एलिसिया के लिए एक और बड़ा भावनात्मक झटका था, शायद उसके अतीत के घावों पर नमक छिड़कने जैसा। सोर्स उस रात के घटनाक्रम को काफी नाटकीय ढंग से पेश करता है। एलिसिया ने गैब्रियल को रंगे हाथों पकड़ लिया था या उसे पुख्ता सबूत मिल गए थे। उसने गैब्रियल को कन्फ्रंट किया। कहते उसने गैब्रियल से सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद हिला सकता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? और गैब्रियल का जवाब सोर्स के अनुसार बिना किसी हिचकिचाहट के था, हाँ। बाप रे। सोर्स बताता है कि इसी पल गैब्रियल के इस निर्मम कबूलनामे के बाद एलिसिया ने वो कदम उठाया। उसने गैब्रियल को कुर्सी से बांधा और फिर उसे गोलियों से भून डाला। ये जानकारी कहानी को एक स्पष्ट मकसद देती है, बेवफाई, दिल टूटना और अचानक रिश्ते का अंत। ये किसी को भी हिला देने के लिए काफी है, खासकर एलिसिया जैसे भावनात्मक रूप से संवेदनशील इंसान को। लेकिन यहाँ सोर्स एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या ये वजह एलिसिया की उस मुकम्मल अटूट खामोशी को समझाने के लिए काफी है? कत्ल गुस्से और आवेश में किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद महीनों तक एक शब्द भी ना बोलना। सही बात है। क्या ये सिर्फ पति के धोखे की प्रतिक्रिया थी, या फिर कहानी में कुछ और भी है, कोई ऐसा सच जो इस खामोशी को और भी गहरा और भी भयानक बना देता है? सोर्स इशारा करता है कि सतह पर जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। और यही कहानी वो मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह बात वाकई पलट जाती है। असली ट्विस्ट, जैसा कि ये एक्सप्लेनर सोर्स उजागर करता है, तब आता है जब हमें पता चलता है कि इस पूरी त्रासदी का एक अनदेखा, अनकहा सूत्रधार खुद थियो फैबर है। क्या? जी हाँ, वही साइकोथेरेपिस्ट जो एलिशिया की मदद करने, उसकी चुप्पी तोड़वाने के मिशन पर था। सोर्स के अनुसार कहानी काफी जटिल है। थियो की अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां थी और उसका खुद एक अफेयर चल रहा था। अच्छा। सोर्स ये नहीं बताता कि कैसे, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि थियो की पत्नी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, और किसी तरह थियो के इन्हीं कामों, शायद उसकी बेवफाई या उससे जुड़ी घटनाओं ने अनजाने में गैब्रियल के अफेयर को भी एलिशा के सामने लाने में भूमिका निभाई। ओह, मतलब थियो भी इसमें शामिल था एक तरह से। सोर्स ये संकेत देता है कि थियो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उन घटनाओं की कड़ी का हिस्सा था जिन्होंने एलिशा की जिंदगी को तबाह कर दिया। वो आग बुझाने आया था, पर शायद चिंगारी उसी के हाथों से लगी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, एलिशिया को थियो के इस कनेक्शन के बारे में पता चल गया था। सच में? कैसे? कत्ल से पहले एलिशिया ने अपनी भावनाओं और घटनाओं को दर्ज करने के लिए एक निजी डायरी रखी थी। सोर्स बताता है कि इस डायरी में उसने ना सिर्फ गैब्रियल के अफेयर के बारे में लिखा था, बल्कि थियो के बारे में भी सच्चाई दर्ज कर दी थी। कि कैसे वो उसके घर के आसपास देखा गया था, कैसे उसकी वजह से गैब्रियल का राज खुला। ये डायरी थियो को बहुत बाद में मिलती है। एलिशिया की चुप्पी अब एक नए मायने ले लेती है। यह सिर्फ गैब्रियल के धोखे पर नहीं थी, बल्कि शायद उस व्यक्ति के खिलाफ भी थी जो अब उसका थेरेपिस्ट बनकर उसके सामने बैठा था। ये खुलासा, ये तो कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आता है, या कम से कम त्रासदी का एक अनजाने हिस्सेदार के रूप में। सोर्स थियो के किरदार की जटिलता पर गहराई से बात करता है।
उसका एलिसिया के प्रति जुनून अब सिर्फ पेशेवर जिज्ञासा नहीं लगता, है ना? बिल्कुल नहीं। क्या ये अपराध बोध था? क्या वो एलिशिया को ठीक करके अपने किए पर पर्दा डालना चाहता था, या शायद वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो एलिशिया को समझ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी उसी बेवफाई के जाल में फंसा था। डायरी का मिलना इस बात को उजागर करता है कि लिखे हुए शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं। एलिशिया की चुप्पी एक ढाल थी, लेकिन उसकी डायरी वो एक तलवार साबित हुई जो अंत में थियो पर ही गिरी। सोर्स दिखाता है कि कैसे सच को दबाने की कोशिश अक्सर उसे और विस्फोटक बना देती है। तो द साइलेंट पेशेंट की ये कहानी, जैसा कि इस हिंदी एक्सप्लेनर सोर्स ने इसका विश्लेषण किया है, हमें कई बातें सिखाती है। ये दिखाती है कि खामोशी भी बोल सकती है, कि चुप्पी अक्सर चीख से ज्यादा गहरी हो सकती है। ये इंसानी रिश्तों की नाजुकता, धोखे की परतें और मन के अंधेरे कोनों को उजागर करती है। सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे सच को जानने की हमारी बेताबी हमें गलत रास्तों पर ले जा सकती है, और कैसे मदद करने का इरादा भी कभी-कभी स्वार्थ से प्रेरित हो सकता है। एलिशा की खामोशी सिर्फ एक कत्ल का राज नहीं थी, बल्कि इंसानी फितरत के कई अनकही सच बयां कर रही थी। इस पूरी कहानी और सोर्स के विश्लेषण को जानने के बाद, खासकर थियो फैबर के किरदार पर जिस तरह से रोशनी डाली गई है, वो व्यक्ति जो एलिसिया को समझने और उसकी चुप्पी तोड़ने निकला था, लेकिन असल में खुद उसकी कहानी का एक उलझा हुआ हिस्सा था, एक विचार मन में जरूर आता है। सोर्स हमें सोचने पे मजबूर करता है, असल जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की मदद करने का हमारा दावा या किसी को सुधारने की हमारी कोशिश असल में हमारी अपनी अंदरूनी कश्मकश, हमारी असुरक्षाओं या हमारे अपने अपराध बोध से जुड़ी होती है। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या कभी-कभी दूसरों के लिए रक्षक बनने की कोशिश अनजाने में ही सही खुद को बचाने का, अपने राज छुपाने का या अपनी गलतियों को सही ठहराने का एक तरीका बन जाती है? ये सवाल इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है। हमारी मदद के पीछे की असली मंशा क्या हमेशा उतनी ही पाक साफ होती है जितनी हम दुनिया को दिखाते हैं?